So hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So as you know friends, in this video we will particularly discuss about the MCQ based on the optics. Okay, if you are just preparing for the Navy, NDA, Air Force, then this video is useful for you. Okay, so without getting delay, let's start it. Okay, we will solve each and every question MCQ. Okay, with logic. Okay, यानी कि मतलब ये बता दिए, बस आगे बढ़ गए, हम आपको लॉजिक भी बताएंगे. ओके, बिकॉज लॉजिक पता होने से क्या होता है, हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं. ऑलराइट, रटना कुछ नहीं है. ठीक है. सी, पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर में सही संबंध है. तो देखिएगा, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आई में सही संबंध है. तो याद रखिएगा यहाँ पे किस फिनोमेना की बात हो रही है, लाइट के अपवर्तन के लिए. अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, याद रखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए एंगल आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर. ओके, दैट मीन्स कि एंगल आई का जो मान है, एंगल आई का नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, या तो ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस हो सकता है, बट इक्वल नहीं हो सकता. ओके, अब बात आती है, दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि कब इक्वल होगा, कब इक्वल नहीं होगा. फिलहाल ये याद रखिए, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एंगल आई ओके और एंगल आर क्या नॉट इक्वल टू होते हैं, अर्थात कि एंगल आई का जो मान है वो एंगल आर से ग्रेटर भी हो सकता है और एंगल आई का जो वैल्यू है वो एंगल आर से लेस देन भी हो सकता है. ओके, ये कब होता है, जब हमारा जो लाइट रे होता है वो रेयर से डेंस में प्रोवोकेट कर रहा है. कहाँ से, रेयर से डेंस में. ओके, और एंगल आई लेस देन एंगल आर कब होता है, जब हमारा जो लाइट रे होता है वो डेंस से रेयर में प्रोपोगेट करता है, डेंस से रेयर में. ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, तो रेयर मीन्स होता है बेरल और डेंस मीन्स होता है क्या, सघन. ओके, सी, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए एक और बता दें आपको, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के लिए एंगल आई तथा एंगल आर में सही संबंध होता है. ठीक है, तो याद रखिए एंगल आई इक्वल हो जाता है किसके लिए, एंगल आर. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो लॉज पढ़ते हैं, दो लॉ होते हैं. ठीक है, कि आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है. दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्शन एंगल. ओके, रिफ्लेक्शन एंगल. ठीक है, इसलिए हमें फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट विच फिनोमेना वी आर टॉकिंग, किस फिनोमेना की हम लोग बात कर रहे हैं. अपवर्तन के लिए नॉट इक्वल टू आर होता है और आपतन कोण परावर्तन के लिए एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सी, बोला प्रकाश के अपवर्तन के लिए निरपेक्ष अपवर्तन का मान होता है. ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तन का मान होता है. तो निरपेक्ष अपवर्तन का जो मान होता है वो एन हमेशा ही ग्रेटर देन होता है 1 से. ठीक है, क्यों होता है, तो थोड़ा सा ओके सी. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, कि निरपेक्ष अपवर्तन का मान होता है वो एन का मान याद रखिएगा हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. इसकी व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस, तो इसकी भी बता दें, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि भी बता दें आपको. देखिएगा अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन एन का जो रियल फार्मूला होता है क्या होता है, सी ओवर बी होता है. ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. ओके, इसे बी सफिक्स एम भी बोल सकते हैं. और तो सी का वैल्यू तो आप जानते होंगे. ठीक है, कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाई बी सफिक्स एम. ओके, इसे फर्दर याद रखिएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी सफिक्स एम. ओके, यानी कि अगर मीडियम में वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, सी, हाँ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2 प्रकार का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, एक तो होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटिटी होती है वो अपरिवर्तित रहती है. ठीक है, यानी कि विच, अगर इंग्लिश में बोलना चाहें, ठीक है, विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट मीन्स जो हमारी आवृत्ति होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है. ठीक है, ये हमारा सपोज कोई भी मीडियम है, हमारी कोई लाइट रे आ रही है. ठीक है, तो लाइट के जितने भी पैरामीटर हो गए, लैम्डा हुआ यानी वेवलेंथ हुई, या फिर वेलोसिटी हुई, ठीक है, या फिर एम्पलीट्यूड है, ये सारे के सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं. लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है. F1 बराबर भी F होगा और F2 बराबर भी F होगा. ओके, तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा पूछा, इस पर स्टार लगा लीजिएगा ना. प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जो फ्रीक्वेंसी वो कभी भी चेंज नहीं होती है. रिमेंबर दिस पॉइंट. इसको दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है कि जब लाइट रेज होती है
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करती है यानी कि संचरित होती है, तो कौन सी भौतिक राशि है जो चेंज नहीं होती है? तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी, अर्थात आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं चेंज होती है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। ओके, तो दिस वॉज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? प्रकाश की अपने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वर्णी प्रकाश निर्वात से, एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलाक्षणिक अपरिवर्तित रहता है? दैट मीन्स जो चेंज नहीं होता है, ओके, रिमेन्स अनचेंज। तो वही है, ठीक। ऊपर वाला क्वेश्चन में घुमा के पूछ लिया ना, फ्रीक्वेंसी। ओके, स्नेल का नियम लागू होता है, तो स्नेल का नियम आई होप आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर बता दें, ठीक है। तो जब आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ पढ़े थे, ठीक है, पहला लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण, और इंसिडेंट पॉइंट जो होता है उस पर जो खींचा गया नॉर्मल होता है, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ओके, पहला। और दूसरा लॉ जो होता है वो क्या होता है? आपतन कोण की जिया यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की जिया यानी कि साइन आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। ओके, इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो स्नेल का नियम याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो सभी तलों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेन्स के लिए नहीं है, चाहे कैसा भी प्लेन्स हो, हर एक प्लेन्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो सभी तलों के लिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो स्नेल्स का जो यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जो सेकंड लॉ जो होता है उसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ओके, स्नेल्स लॉ थोड़ा सा और बता देखिएगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो प्रकाश की अपवर्तन का यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो सेकंड लॉ होता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई रेशियो साइन आर, रेशियो मीन्स क्या होता है? अपन। ओके, इस फॉर्मूले को ही कहा जाता है क्या? स्नेल्स लॉ। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब, कहाँ गया? हाँ ये रहा, एक प्रकाश किरण अपवर्तन एन के माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देखा गया कि अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण का मान होगा अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का आधा है तो आपतन कोण का मान होगा, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन में दे रहा है जो एंगल आर जो है वो एंगल आई का क्या है? हाफ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपतन कोण का मान होगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है स्नेल्स का नियम, ठीक है, साइन आई ओवर साइन आर, और आर की जगह उन्होंने क्या दिया था? I/2, ठीक है, दिया है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर जो डेटा दिया है हम लोग यूज़ कर लेंगे इसमें। अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप मैथ के स्टूडेंट है तो बहुत ईजी आपके लिए। ऊपर आपने देखा कि फुल एंगल है, नीचे आपने देखा हाफ एंगल है, ठीक है। तो अगर ऊपर फुल एंगल है, नीचे हाफ एंगल है, तो क्या फुल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया जाता है? ऑफकोर्स किया जा सकता है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है? 2 sin I/2, ओके, ओवर इंटू कॉज I/2 होता है कि नहीं होता है? अरे जैसे साइन 2 थीटा होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉज थीटा, ठीक है। थीटा को वहाँ पे रिप्लेस कर दें θ/2 से, तो ये आ जाता है अपॉन साइन I/2। ओके, साइन I/2 से sin/2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 cos I/2। ओके, क्या बचेगा? 2 cos I/2, ठीक है। कितना बचा? फर्दर आगे देखिएगा फर्दर क्या हुआ। तो n बराबर क्या आ गया? 2 cos I/2, 2 cos I/2, ठीक है। तो 2 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? n/2 इक्वल्स टू cos I/2। ओके, cos इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट cos इनवर्स I/2 इक्वल्स टू cos इनवर्स n/2 है ना, बराबर क्या हो जाएगा? I/2। ओके, तो यहाँ से I का वैल्यू निकाल तो 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स n/2। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो 2 cos इनवर्स n/2 इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता देखिएगा, आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल ऑफ लाइट पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें आपने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। ENG को लिखा जा सकता है 1/GNA, क्या लिखा जा सकता है? 1/GNA। ओके, इसी प्रकार WNA को
WNA को लिखा जा सकता है 1/ENW। ओके, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। पढ़ा कैसे जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, अपॉन इसका फॉर्मूला क्या है, 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, ग्लास, यानी कि अपोजिट होता है। ओके, तो WNA को क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, जिस पे रिस्पेक्ट में लिखना होता है वो आगे लिखा जाता है। ओके, तो इसके में एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है WNG का। ठीक है, WNG का जो फार्मूला होता है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, फार्मूला होता है ENG/ENW, ENG/ENW। ओके, ENG/ENW। ओके, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर इसे फर्दर सॉल्व कर लें तो क्रॉस मल्टीपल कर लें आप। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसे लिखा जा सकता है क्या, ENG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WNG मल्टीप्लाइड बाई ENW हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ENG बराबर क्या हो जाएगा, ये रहा है, सॉरी ऑप्शन ए। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, ENG बराबर क्या हो, ENW मल्टीप्लाई बाई WNG। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कांच तथा जल के अपवर्तन वायु के संदर्भ में यानी कि वायु के सापेक्ष क्रमशः 3/2 और 4/3 है, तो कांच का अपवर्तन जल के संदर्भ में क्या होगा। ओके, देखिएगा, कांच तथा जल के अपवर्तनांक। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक यानी कि N/G कितना दिया इन्होंने, 3/2। ओके, और क्या दिया है, N/W इक्वल टू 4/3। और किस पे रिस्पेक्ट में दिया है, वायु के संदर्भ में, तो वायु हम आगे लगा देंगे। ठीक है, तो पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल इन्होंने क्या दिया 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितने दिया इन्होंने 4/3। ओके, अब पूछा क्या इन्होंने, कांच का अपवर्तनांक यानी कि N/G किस पे रिस्पेक्ट में, W के रिस्पेक्ट में। ओके, W फॉर वाटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो WNG का फॉर्मूला होता है ENG/ENW, ENG/ENW। ओके, तो ENG और ENW आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें। ENG का वैल्यू कितना है 3/2 है ना, और ENW का वैल्यू कितना है 4/3। ठीक है, तो दूर का दूर वाले से पास का पास वाले से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9/8 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक इतने हैं, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, फिर भी बता देते हैं। सी वायु के सापेक्ष जल, सापेक्ष वाला फंडा बाद में देखना, पहले देखना किस किस के अपवर्तनांक दिए हैं। एक तो जल का दिया है और कांच का, यानी कि पहले जल का है उसके बाद कांच का है। तो N/W इक्वल टू दिया है इन्होंने 4/3। ओके, एंड N/G इन्होंने दिया है कितना 5/3। किसके रिस्पेक्ट में, वायु के रिस्पेक्ट, यानी कि ENW और ENG। पूछा क्या है, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बाद में लिखें, कांच का अपवर्तनांक यानी कि N/G किसके रिस्पेक्ट में, W यानी कि WNG पूछ रहा है। तो WNG का फॉर्मूला होता है क्या, ENG/ENW, ENG/EN। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ENG नीचे वाला है और ENW ऊपर वाला है। ओके, यानी कि 5/3 में 4/3 का डिवाइड कर दें। ठीक है, तो WNG बराबर थोड़ा मिटा दें सी। ठीक है, तो WNG का फॉर्मूला होता है ENG/ENW। ओके, ENG/ENW। ठीक है, यानी कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दिया 5/3 और वाटर का कितना है 4/3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/12। ठीक है, 15/12, तो 3×5 = 15 और 3×4 = 12, तो 5/4 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्श्विक विस्थापन के व्यंजक होता है, ये फार्मूला फ्रेंड्स फार्मूला होता है। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, आपको रटना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। T टाइम्स ऑफ sin i - r होल डिवाइडेड बाई cos r। ठीक है, T टाइम्स ऑफ sin - r होल डिवाइडेड बाई cos r। ओके, ये पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक होता है, स्टार लगा ले इस पर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मछली जल के मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है। ठीक है, एक व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर दिशा में देखे तो मछली कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगी? ओके, देखिएगा, आपको अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा बता दें। अपवर्तन का जो रियल फार्मूला होता है वो क्या होता है? C/V होता है। ठीक है, क्या होता है? C/V/m, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इंग्लिश में बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होल डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो इसके भाई साहब भाई आपको एक चीज़ बता दें कि अपवर्तन का एक फार्मूला नहीं होता, बहुत सारे फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फार्मूले होते हैं तो हम आपको बता दें, आवश्यकता अनुसार उन्हें यूज किया जाता है। ओके, तो कौन कौन से फार्मूले? सी, तो n जब से जो ओल्ड फार्मूला है, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली यूज किया जाए वो n=c/v। एक और फार्मूला होता है जो स्नेल ने दिया था, वो n=sin i/sin r, फार्मूला नंबर 2। ओके, और देखें n=, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा अपवर्तनांक तथा क्रिटिकल एंगल में संबंध, यानी कि अपवर्तनांक में संबंध। तो n बराबर फार्मूला होता है 1/sin c। क्या होता है? 1/sin c। sin c को लिखा जा सकता है 1/sin c को लिखा जा सकता है cosec c। ओके, ये भी एक फार्मूला होता है। और एक n= फार्मूला होता है क्या? 1n2 भी लिखा जा सकता है ऐसे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, इसका फार्मूला होता है n2/n1। ओके, नेक्स्ट देखें और क्या होता है। n का फार्मूला एक और होता है, वो क्या होता है? v1/v2। क्या होता है? v1/v2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, एक और होता है सी, n बराबर इसे लिखा जा सकता है λ1/λ2। ओके, तो ये सारे, एक और फार्मूला होता है अपवर्तन का सी, n= क्या होता है? रियल हाइट अपॉन वर्चुअल हाइट। ओके, तो ये भी क्या अपवर्तन का फार्मूला होता है। तो ये सारे अपवर्तन के फार्मूले आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो लास्ट वाला जो मैंने फार्मूला बताया n= रियल हाइट अपॉन वर्चुअल हाइट। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। एक मछली जल की मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है, तो यानी कि रियल हाइट, यानी कि रियल हाइट इसकी कितनी है? 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर। व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर खड़े दिशा में देखे तो मछली कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगी? अर्थात वो वर्चुअल हाइट पूछना चाह रहा है, बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि जल का अपवर्तन, यानी इन्होंने n का वैल्यू कितना दे दिया? 4/3। ठीक है, ओके, तो फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? n= फार्मूला होता है मेरे पास रियल हाइट अपॉन वर्चुअल हाइट। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है? वर्चुअल हाइट पूछे, तो वर्चुअल हाइट क्या हो जाएगा? रियल हाइट ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यानी कि जो रियल हाइट में उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ओके, तो रियल हाइट में क्या करेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 6/4, 6/4 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3/2। ओके, फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? सॉरी, 4/3 था, है ना। इससे फर्दर 3 उठ के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 18/4, 18/4 मतलब 4.5, यह रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो उस व्यक्ति मछली कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगी? 4.5 मीटर की ऊंचाई पर। ओके, ये तो मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया। ठीक है, अब आपको दिमाग में सॉल्व करना है। सी, ये भी अप्रोच बता दें आपको कि भाई आपको फार्मूला नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना पता है कि कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपने दैनिक जीवन में एप्लीकेशंस पढ़े हैं। ठीक है, जैसे मतलब जल में पानी, कोई टब है, उसमें अगर जल का सिक्का रखा है तो आपको थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर, यानी कि एक्चुअल हाइट से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये फैक्ट है, नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग, ठीक है, अगर हम कोई भी पेंसिल डालें, ठीक है, पेंसिल भी हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ओके, तीसरा एग्जाम्पल, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ठीक है, सूर्य अस्त होने के बाद भी कुछ देर तक क्या होता है? हमें उसकी लैली में दिखाई देती है। किसके कारण? प्रकाश की अपवर्तन। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, विच यूजुअली बी सीन इन आवर डेली लाइफ। ओके, सी, तो अब आपने देखा, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि हर एक चीज़ जो होती है अपनी रियल हाइट से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। ओके, तो इसकी रियल हाइट कितनी है? 6। कितनी है? 6। तो यानी कि इस वर्चुअल हाइट क्या होगी? 6 से कम रही होगी कि नहीं रही होगी? तो 6 से कम, तो 6 से कम कौन कौन सी हो सकती है? ओ सॉरी, यहाँ पे फरना ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर 6 से ज़्यादा अगर होते ना ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर पाते। यहाँ पे एक एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे नहीं काम कर रहा, सॉरी। तो
सॉल्व करके आप दिखा सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ट्रिक बहुत कम काम आती है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए। एक बार थोड़ा सा फिर रिपीट कर दें, ठीक है, सो दैट चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन था क्या, प्रकाश के अपवर्तन के लिए एंगल आई तथा एंगल आर में संबंध होता है, तो एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अगर यहीं पे प्रकाश के परावर्तन की बात होती तो एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। ओके, दूसरा क्वेश्चन, निरपेक्ष अपवर्तन का मान हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। याद रखें, एक बहुत अच्छी चीज़ बता दें आपको, मुझे नहीं लगता आपको अभी तक पता होगा। अगर n का वैल्यू 2 है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू क्या है 2 है, तो इस कथन से आप क्या समझते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। नहीं तो हम लोग पढ़ने में जुटे रहते, बस ये अपवर्तनांक इतना, ये अपवर्तनांक इतना, इसके इतना निकले, इसके। अब एक्चुअल में जो एक्चुअल मीनिंग होती है अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या है, अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। नहीं आता है तो फिर भी हम आपको बता देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो बता ही देते हैं, ठीक है, पता चले बाद में फॉरगेट हो जाए। सी तो n इक्वल टू अगर 2 है तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है, एक आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। इस बात से आप सहमत हैं? ऑफ कोर्स। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है। ठीक है, तो जब उसकी वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है तो कितना चेंजमेंट आया, इस चीज़ का आइडिया हमें कौन देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स अपवर्तनांक। कौन देता है? अपवर्तनांक। ओके, याद रखिएगा कि अगर n बराबर 2 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश की जो लाइट है, यानी प्रकाश का जो वेग है वो 2 गुने टाइम से क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि प्रकाश की वेलोसिटी कितने गुना कम हुई जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करती है। ओके, तो दिस गिव्स द आइडिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इस चीज़ का आइडिया में कौन देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है हमारा क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एब्सोल्यूट में n इक्वल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू सी ओवर बी। क्या होता है? n इक्वल टू सी ओवर बी। ओके, n इक्वल टू सी ओवर बी। और रिलेटिव होगा तो रिलेटिव के लिए होगा b1 ओवर b2। अब आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैक्यूम में प्रकाश की वेलोसिटी और किसी भी मीडियम में प्रकाश की वेलोसिटी। ओके, सेकंड फार्मूला है, इसमें वैक्यूम में प्रकाश की वेलोसिटी ना लेके, ठीक है, कोई दो अलग अलग मीडियम होंगे। ओके, लेकिन वैक्यूम नहीं होगा। ओके, दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखिएगा, इस पे तो आपको स्टार लगे नहीं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल। ठीक है, प्रकाश की अपवर्तन निम्नलिखित से कौन सी जो राशि है वो अपरिवर्तित रहती है, दैट मीन्स रिमेन्स अनचेंज। तो अनचेंज कौन सी रहती है? प्रकाश की फ्रिक्वेंसी। ओके, यानी आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, एक वर्णी प्रकाश निर्वात किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश करता है, प्रकाश को कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? फ्रिक्वेंसी चेंज। घुमा के पूछ लिया है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बिकॉज फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट, सोर्स। ओके, इस सिग्नल का याद रखिए सभी प्लेन्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेन्स के लिए एप्लीकेबल है, तो यानी स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी प्लेन्स। ओके, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो, चाहे वो रफली प्लेन हो, चाहे वो प्लेन हो, ठीक, किसी टाइप का हर एक प्लेन के लिए एप्लीकेबल किया जा सकता है। ओके, और ये वाला तो मैंने प्रूव करवा दिया। ठीक है, सॉल्व करके, एक बार प्रकाश एन के माध्यम प्रवेश करता है तो देखा गया अपतन कोण का मान, यानी एंगल आई इन्होंने क्या दिया है, एंगल आर जो है एंगल आई का हाफ है। ओके, ये वाला भी मैंने सॉल्व करवा दिया, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसी, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध, इसे देखने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। WNG फार्मूला होता है क्या, ANG अपॉन ANW। क्या होता है? ANG अपॉन AW, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ANG का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो ANG इक्वल टू फार्मूला होता है ANW मल्टीप्लाइड बाई WNG। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, और कांच तथा जल के अपवर्तनांक याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ डेटा बता दूं जो आपको बाई हार्ट नोट करके लिख लीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 क्वेश्चन में दिया है, लेकिन फिर भी आप रट लें, ऐसा फिक्स होता है ये हकीकत में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या होता है, वो 1.5 होता है। ओके, इसी प्रकार
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू 4/3 होती है, फिक्स होती है, ये भी आप रट लें, ठीक है। 1.33 ओके। तो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ना वैक्यूम, 3 × 10⁻⁸ क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो ठीक है, पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दी जाती कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप समझ में आ गया वीडियो, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको जैसे वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और ऑप्टिक्स के अलावा अभी तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू सारे के सारे सॉल्व करेंगे, ओके। और अगर आपको एमसीक्यू सारे के सारे आते हैं ना विद लॉजिक के साथ, यानी कि रट लिया लॉजिक के साथ, ये बात सही है कि 10% आपको लॉजिक नहीं पता है तो चलेगा, बट 80 to 90%, ठीक है, अगर आपको इनके पीछे का लॉजिक पता है कि ऐसा इस ऑप्शन ए सही क्यों है या बी ही सही क्यों है, तो आपको वो न केवल एग्जाम तक बल्कि लैब टाइम तक वो चीज़ें याद रहती हैं, ओके। अगर विदाउट लॉजिक आप चीज़ों को याद कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। कहने का मतलब आई मीन टू से आपका क्यों, यानी कि अगर आपके दिमाग में क्यों जितना तगड़ा होगा ना तो आपकी जानकारी उतनी ही स्ट्रांग होगी, ओके। किसी भी ज़रूरी नहीं है आपको फिजिक्स पढ़ें, आप कोई भी सब्जेक्ट चाहें फिजिक्स पढ़ें या फिर आप मैथ पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है। अगर आपके दिमाग में क्यों है, यानी कि क्यों का जवाब है आपके पास, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं, ओके। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्यू शब्द पे थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।